पहले तो मैं अपने गुरु मेंटोर आदरणीय स्वर्गीय डॉक्टर चिरंजीत परमार सर को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ इस मंच से। डॉक्टर चिरंजीत परमार जी का जाना और उनके जाने के बाद अलग अलग जगह पे उनको अलग अलग तरीके से जिस तरीके से याद किया जाता है, यही हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो हमारे साथ हमारे कर्म हमारे साथ जाते हैं, हमारी कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी के लिए है वही हमारे साथ जाती है। अक्सर कई बार हम इस दुनिया में धन कमाने में अपनी मैक्सिमम एनर्जी और समय वेस्ट करते हैं, लेकिन हमें ये इसका कंट्रीब्यूशन है, आज उसी के लिए हम सब उनको याद कर रहे हैं। 2018 में मैं फर्स्ट टाइम चिरंजीत सर से मिली थी और उनके साथ काम करने के बाद मेरे करियर में इतना सिग्निफिकेंट राइज हुआ कि बहुत ही थोड़े समय में मुझे अलग अलग जो रेपुटेड इंस्टीट्यूट्स थे प्राइवेट टॉक के लिए बुलाया जाने लगा। तो मैं जहाँ भी जाती थी तो हर जगह पे मैं देखती थी कि हर एक डिफरेंट एज के ग्रुप्स के जो लोग होते थे वो डॉक्टर चिरंजीत सर के बारे में खुद से ही बात करते थे। जैसे अभी रिसेंटली मैं फॉरेस्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सुंदरनगर जा रही थी एक रेंज ऑफिसर ट्रेनिंग बैच को टीच करने के लिए, तो वहाँ के डायरेक्टर से मैं जब मिली तो उन्होंने चिरंजीत सर के बारे में बहुत विस्तृत बातें की। तो वहाँ पे प्लांट साइंसेज और एनिमल साइंसेज के जितने भी एक्चुअली और इनाम लोग थे वो सारे चिरंजीत सर के बारे में बात की। मैं दूरदर्शन पे गई थी टॉक शो पे, तो वहाँ के जो एंकर थे वो कह रहे थे कि आप जो लोग हैं वो उनको उनके कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए याद कर रहे हैं और यू कैन इमेजिन हिज पॉपुलैरिटी कि पूरे हिमाचल में वो इतने फेमस थे। तो कुछ चीज़ें जो इंसान को फेमस बनाती हैं, कैसे उसको आम से खास बनाती हैं, तो वैसे ही मैंने उनकी क्लोज एसोसिएशन में उनकी कुछ चीज़ें नोट की जो बहुत ही खास थी उनमें। एक जो सबसे पहले उनकी चीज़ थी कि ही इज़ वेरी फोकस्ड, उनके गोल बहुत क्लियर थे एट दिस एज, मतलब वो 21 के आसपास थे, फिर भी वो बहुत ही फोकस थे कि मुझे ये करना है। और उनका एक ड्रीम था कि मैं अंतिम समय तक मैं काम करते ही इस दुनिया से जाऊं। तो हालांकि मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि सर की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। तो ही वॉज वेरी फोकस्ड। और दूसरा जो उनका मैंने देखा वो एक जुझारू किस्म के व्यक्ति थे, जैसे मैम ने भी बोला कि उन्होंने उनको मैसेज दिया कि नेवर गिव अप। तो मैंने ये देखा कि वो एक बार डिसाइड कर लेते थे कि मुझे ये चीज़ करनी है तो वो उसके पीछे लगे ही रहते थे, चाहे उनको जितने मर्जी फेलियर्स मिले, कि ट्राई अगेन एंड अगेन और डिफरेंट रास्ते उसके लिए ढूंढते थे। और तीसरी चीज़ जो उनमें सबसे खास थी, जो कि हर एक रिसर्चर में होती है, एंड यू नो वेरी वेल रिसर्च इज एन आइडिया, तो वो एक ही इज अ मैन ऑफ आइडियाज। उनकी एक विजनरी अप्रोच थी और मैंने ये देखा वो एक छोटी सी बात में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते थे और ये वाली चीज़ शायद ही लोगों में होती होगी। मुझे याद है कि एक न्यूज़पेपर में कुछ 2020 की बात है, एक आर्टिकल आया था ट्यूबर्स पे, टर्डी पे था वो कि कांगड़ा के किसानों ने आसमानी आलू तैयार किए। तो जब उन्होंने वो आर्टिकल पढ़ा उन्होंने मेरे को कॉल की और बोला कि यू आर वर्किंग इन दिस प्लांट्स, तो तुम्हारा आर्टिकल आना चाहिए अगले दिन अमर उजाला में, और वो भी वाइट ट्यूबर्स पे, थर्ड डिग्री लेवल पे, कि कैसे क्या होता है, उनकी साइंटिफिक क्या होती है। तो मीन्स ही इज सच काइंड ऑफ पर्सनैलिटी कि जो एक आम एक ऑर्डिनरी चीज़ में भी वो ढूंढ लेते थे अपॉर्चुनिटीज। तो मैं आई फील वेरी फॉर्चुनेट टू वर्क विद हिम। जब मैं उनसे मिली तो वो एक वाइल्ड वेजिटेबल पे काम कर रहे थे, जो कि IIT पब्लिश करने वाली थी वो। तो उन्होंने 18 पॉइंट प्लान्स चूज़ किए हुए थे जिन पे वो काम करने वाले थे। तो जब मैं उनके साथ एसोसिएट हुई तो हमने मिलकर उनको 33 तक पहुँचाया और बहुत ही अच्छा बुकलेट वो तैयार हुआ था। वाइल्ड वेजिटेबल और फ्रूट्स वेजिटेबल सारी चीज़ें उसमें थी, मीन्स इट्स लाइक वाइल्ड एनिमल प्लांट्स। तो सर जो थे उनका हर एक उनकी गाइडेंस इतनी है कि वो हम सब लोगों के लिए, यंगस्टर के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनके साथ जिन प्लांट्स पे मैंने काम किया तो कुछ एक प्लांट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि वो मुझे बताते थे 1982 में जब मैं पैदा हुई थी तो उन्होंने फर्स्ट टाइम ये टॉपिक चूज़ किया था अपने रिसर्च स्कॉलर के लिए, वाइल्ड एडिबल प्लांट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो जैसे वो बताते हैं कि उनके कॉन्टेम्परेरी जो कलीग्स थे इंक्लूडिंग वाइस चांसलर, तो उनको ये टॉपिक कुछ खास पसंद नहीं आया था और उन्होंने बहुत क्रिटिक किया था उसके टेलिंग हिज लास्ट जो भी सबमिशन थी। लेकिन बाद में यही उनका टॉपिक था जिसने उनको देश और दुनिया में उनको प्रसिद्धि दिलाई थी। तो मैं सोचती हूँ कि उस टाइम तो हालांकि ये टॉपिक इतना रेलिवेंट नहीं रहा होगा,
बट अगर आज की डेट की हम बात करें, स्पेशली आफ्टर कोविड, दिस इज अ वेरी रेलिवेंट टॉपिक। और इसका प्रमाण ये है, मार्गदर्शन में मेरी वेबसाइट बनी थी www बायो फूड प्लांट, और वो बनने के विद इन 1 ईयर इतनी पॉपुलर हो गई कि 10 लाख से ज़्यादा उसको हिट्स मिल गए और थाउजेंड्स कमेंट्स राउंड द वर्ल्ड। और वो इतने बड़े बड़े कमेंट्स, उनको देख के मुझे लगता था कि कितनी चीज़ के बारे में, वाइल्ड फूड प्लांट्स के बारे में उनकी क्यूरियोसिटी कितनी ज़्यादा है और कितनी इस चीज़ को वेटेज मिल रही है। और वो शायद इसलिए भी बिकॉज वी आर सीइंग दैट धीरे धीरे जो मॉडर्नाइजेशन हो रही है, अर्बनाइजेशन हो रही है और जो डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं होमोजेनाइजेशन हो जा रही है सोसाइटी में, एंड वी आर लूजिंग डाइवर्सिटी ऑफ आवर फूड हैबिट्स, डाइवर्सिटी ऑफ आवर फूड प्लेट्स, डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर सिस्टम। बहुत लिमिटेड फूड प्लांट्स हैं जिन पर आजकल हम डिपेंडेंट हैं, वेजिटेबल्स हैं, और वो भी हम सब जानते हैं कि वो मार्केट में हैं तो दे आर उनके ऊपर बहुत स्प्रे होगी, केमिकल फर्टिलाइजर होंगे, तो दे आर नॉट वेरी ऑर्गेनिक। और ऐसे कोई प्लांट्स नहीं है जिनको हम आज ट्रस्ट कर सकें कि वो ऑर्गेनिक हो, except and especially at all we are facing the double burden of nutrient deficiency. We can see जो developed countries हैं, they are facing the excess of calories in the form of obesity, but still deficiency in the nutrients. And while if we talk about the developing countries, we can see hunger and malnutrition. तो बायो फूड प्लांट्स एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेट है टू लुक टूवर्ड द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और टू फाइंड द वैराइटीज विच आर क्लाइमेट रेजिलिएंट। तो फ्यूचर के जो हमारे चैलेंजेस हैं, पॉल्यूशन और इम्यूनिटी, टू स्ट्रेंथन आवर इम्यूनिटी, या फिर हम एक फूड सप्लाई को सस्टेनेबल बना सकें, एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बना सकें, केमिकल फ्री हम फूड प्रोवाइड कर सकें, डिमांड एंड सप्लाई को हम मेंटेन कर सकें। तो आई थिंक बायो फूड प्लांट्स कैन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो सबके साथ मिलके जिन पे हमने काम किया था। एक ओवरव्यू मैं आपको देती हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स भी यहाँ हैं तो दे कैन वर्क ऑन दीज। और जैसे मैं बता रही हूँ कि दे आर इन वेरी डिमांड और हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, रिसोर्स लेवल से लेके सप्लाई लेवल तक, कंजप्शन लेवल तक, और हर एक स्टेप में लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर जहाँ पे हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है दे कैन वर्क। और वैसे भी मैं सोचती हूँ कि बीइंग द इनहैबिटेंट ऑफ वेस्टर्न हिमालय, वी आर ब्लेस्ड विद द ह्यूज रिच बायोडाइवर्सिटी। और बट सॉरी टू से दैट कि हमारे हिमाचल में सर या 2-4 लोगों को छोड़ के इतना काम नहीं होता है एज कम्पेयर टू अवर सराउंडिंग स्टेट्स। जैसे कि उत्तराखंड इतना अच्छा काम करता है, उन्होंने बुरांस की इतने सारे वो अपनी बायोडाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं और प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्दी फूड टू द सोसाइटी, टू द कंट्री। तो हम उसमें बहुत पीछे हैं, कुछ एक लोगों को छोड़ के हम इतना काम नहीं कर रहे हैं। ऑल्दो वी आर ऑल्सो रिच और ब्लेस्ड विद दिस बायोडाइवर्सिटी। तो मेरा मेरी एक्सपेक्टेशन रहेगी फ्यूचर जनरेशन से कि हम आएँ, बीइंग बॉटनिस्ट, बीइंग द बायोसाइंस फील्ड से अगर हम कनेक्टेड हैं तो हम अपनी फील्ड को आगे ले जाएं और हम अपने देश को, अपने लोगों को एक अल्टरनेट दें। वैसे भी हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिकली मतलब बहुत पीछे चला गया है, पर हमारे पास है पोटेंशियल। हम इस पोटेंशियल को इतने अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। अगर हम स्पेशली जड़ी बूटियों पे या फिर बायो फूड प्लांट्स पे, इन पे फोकस करें, इवन देन वी कैन रेज अवर इकोनॉमी। आप देखते होंगे गाँव में मैंने बहुत विजिट किया है, अर्लियर आई वॉज वर्किंग ऑन इन अ प्रोजेक्ट। तो जो आपकी रूरल कम्युनिटी है उनके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के साथ। तो मैं देखती हूँ आप जाओगे गांव में इतने सारे यूजफुल प्लांट्स एट रिसोर्स लेवल पे बेस्ड हो रहे हैं, उनकी कोई किसी को उनकी कोई चिंता नहीं है। इवन मोरिंगा, यू ऑल नो वेरी वेल, ड्रमस्टिक इतना वैल्यूएबल प्लांट है। मैं जब गाँव में जाती हूँ इतने बड़े बड़े पेड़ उस पर लगे हैं, बट नोबडी नोज अबाउट दैट। तो हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं है, उनके पास प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं है, यहाँ पे लैब टेस्टिंग यूनिट्स नहीं है, ताकि हमारे जो प्रोड्यूसर उनको प्रॉपर उनको मार्केट मिल सके या उनको हम प्रॉपर पोटेंशियल उनसे ले सकें। तो मुझे लगता है कि इस एक फील्ड पे भी हम बहुत अच्छे से काम करें तो भी हम अपने हिमाचल प्रदेश को इंडिया के 10 मोस्ट जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग जो स्टेट्स हैं उसमें ला सकते हैं। तो ये कुछ एक प्लांट्स हैं, दीज आर वेरी कॉमन, यू ऑल नो अबाउट दैट। बट हम देख रहे हैं धीरे धीरे ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन और ड्यू टू इरोजन ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज
जैसे कि स्पेशली यंग जनरेशन, वो तो बहुत ही मतलब गैप हो रहा है उनका ट्रेडिशनल नॉलेज को लेके। तो ये प्लांट्स भी धीरे धीरे मतलब स्पेस लूज कर रहे हैं। ये भी हमें देखने को नहीं मिलेंगे अगर ये जो लेडीज़ हैं जो कि उनको सेल करती हैं ये इकट्ठा करके ला के मार्केट में ना करें। तो कुछ टाइम बाद तो यंग जनरेशन को ये भी पता नहीं होगा कि दे आर सो इम्पॉर्टेंट प्लांट, जो कि बहुत ही रिच है न्यूट्रिटिव वैल्यू में, फूड वैल्यू में। तो यू ऑल नो अबाउट दिस प्लांट बहुनिया वेरिगेटा। इट्स सो यूजफुल बहुत सारी बीमारियों के लिए, पाइल्स, स्किन डिजीजेस, कफ, यू कैन सी इट इज़ ऑल्सो रिच इन न्यूट्रिएंट्स। तो नो डाउट इसके हम बहुत सारे यूजेस कर सकते हैं। इसके फ्लावर को सुखा भी सकते हैं, इसके बार को बहुत यूज़ किया जाता था पहले। अगेन दीज आर द फर्न, वाइट फर्न, डिप्लाजियम एस्कुलेंटम, लिंगर्ड, सभी जानते हैं इसके बारे में। तो ये कुछ एक फाइकस ऑर्कुलेटा त्र्यंबक है, एक फेगड़ी होती है फाइकस पामेटा, इसके अलावा एक फाइकस स्पिडा एडेब्रे जिसको बोलते हैं। तो 3 प्लांट हमने वहाँ पे मेंशन किए थे। बट उसके बाद जो मैंने अपना काम कंटिन्यू किया तो 6 स्पीशीज आए हैं रिपोर्टेड, जिसमें कि उमरे एक है, फाइकस रेसिमस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट, उसका नाम ही उमरे है। उमरे मीन्स इट एनहांस अवर एज, तो उसमें बहुत सारे बीमारियों के लिए तो वो हेल्पफुल है ही। और वो एक रिलीजियस प्लांट भी है, उसकी पूजा भी की जाती है ड्यू टू इट्स प्रोफ्यूज मेडिसिनल वैल्यू। तो ये जो फाइकस स्पीशीज है जो वाइट फिग है, इतनी लग्जरियंटली यहाँ पे ग्रो करते हैं। एंड ऑल दीज प्लांट्स आर मल्टीपर्पज प्लांट्स, मीन्स हम खाने के अलावा बहुत सारी अदर चीज़ें भी इनसे ले सकते हैं, फॉडर है या फ्यूल है या सो मैनी अदर थिंग्स। तो ये जो प्लांट्स हैं ये मैक्सिमम यहाँ पे टोटली बेस्ड होते हैं रिसोर्स लेवल पे। तो जैसे मैं कुछ एक सेल्फ हेल्प ग्रुप की लेडीज से काम करती हूँ, तो रिसेंटली एक लेडी ने मुझे बताया कि मैम हमने इसका अचार बनाया और वो इतना बिका। तो मार्केट तो है, लोगों को वैल्यू है आजकल ऑर्गेनिक फूड की, बस यही है अवेयरनेस हमें ज़्यादा क्रिएट करनी पड़ेगी। अगर हम मार्केटिंग से ना जुड़ना चाहें तो हम अपने लिए ये प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं। बस इसके लिए हमें थोड़ा सा कल्टिवेशन और डोमेस्टिकेशन में जाना पड़ेगा। इसको हम कचौरी, पराठा सब में स्टफ कर सकते हैं। इसकी पत्तियों से देखो पतरोड़ू बनाए, और ये सारी रेसिपीज मैंने खुद प्रिपेयर की हैं। तो आप जैसे यहाँ पे स्टॉल में भी कचौरी बना के दे सकते हैं इसकी, या फिर जैसे यूनिवर्सिटी है, मैं तो चाहती हूँ कि जो भी हम रिसर्च करें वी शुड फोकस ऑन द नीड ऑफ सोसाइटी। तो अपनी रिसर्च को सोसाइटी के साथ लिंक कर सकते हैं। जब भी ऐसे कोई बड़ी गैदरिंग हो यूनिवर्सिटी में तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के स्टॉल लगा सकते हैं, ताकि ये ऐसी चीज़ें यहाँ पे सर्व करें। और वो बच्चों को भी एक होगा कि हाउ दे कैन शिफ्ट टू हेल्दी फूड। बुरांस भी सब जानते हैं, इसकी टी जिसके लिए मैंने पेटेंट भी फाइल किया है, बहुत ही टेस्टी बनती है इसकी टी, बट यू शुड नो हाउ टू प्रिपेयर इट। तो मेरा यूट्यूब चैनल भी है, वहाँ पे भी बच्चे जाके देख सकते हैं कि हाउ दे कैन यूज़ दीज रिसोर्सेज। ये फाइकस पामेटा, उसके बाद एक लसूड़ा है, ये लसूड़ा सब जानते हैं, ये लंग्स डिसऑर्डर में बहुत यूजफुल होता है लसूड़ा, तो इसको भी एज अ पिकल हम सेल कर सकते हैं। डायस्पोरिया बैलोफाइला, टर्डी, सब इसके बारे में जानते हैं, बट मुझे लगता है कि टर्डी की 3-4 स्पीशीज़ हैं यहाँ पे जो एडिबल होती हैं। एक थोड़े पहाड़ों में होती हैं जिसको हम सीटू बोलते हैं, द्रेगल एक अदर है, और भी टर्डी की भी 1-2 वैराइटीज़ हैं यहाँ हिमाचल में। तो टर्डी का सबसे अच्छा ये है, पहले तो नेचुरल हैबिटेट से ही बात करते हैं। वी कैन ड्यू टू वेस्टर्नाइजेशन कंक्रीट जंगल तैयार होते जा रहे हैं, तो उसमें हमें बैलेंस बनाना पड़ेगा कि हाउ वी कैन कल्टिवेट दीज प्लांट्स इन सच काइंड ऑफ सिनेरियो। तो हम इसको वेस्ट कंटेनर में लगा सकते हैं, इसके बीज, आजकल इसके बीज आपको मिलेंगे, तो आप नेचुरल हैबिटेट से कलेक्ट कर सकते हैं। आप प्लास्टिक की बोरीज में या कंटेनर में आप लगा सकते हो, और आफ्टर 1 और 2 ईयर, तो ये बहुत ही सीजनल डेलिकेसी भी होती है, वैरायटी प्रोवाइड करती है। इसकी भी आप कचौरी बना सकते हो, या फिर आप तर्दियाँ धीरे धीरे जो यंग जनरेशन है उनकी फूड हैबिट्स चेंज होती हैं, दे आर मोर फैसिनेटेड टूवर्ड द फास्ट फूड कल्चर। तो इसमें हमें बहुत ज़रूरी है कि हम इन ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को कुछ नई तरीके से पेश करें, ताकि वो उनको रेडीली एक्सेप्ट करें। तो हम उनके हिसाब से इन चीज़ों को बना के उनको दिला सकते हैं, या उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि वो करें। लिटल फ्रैक्शन ऑफ द प्लांट वेल्थ वी हैव, और हमारी जो रिसर्च अटेंशन है वो कमर्शियली इंपॉर्टेंट प्लांट्स पे है। और जैसे कि मैं कह रही हूँ कि यंग जनरेशन का नॉलेज तो धीरे धीरे कम होता ही जा रहा है, और अगर वी आर फॉर्चुनेट इनफ टू हैव सच ए यूज बायोडाइवर्सिटी, जिसको हम अगर जस्टिफाइड यूज़ करें। ये स्लाइड जो है ये डॉक्टर जीरनजीत सर की स्लाइड है, जो मैं हर एक अपनी पीपीटी में यूज़ करती हूँ। तो ये उनकी पीपीटी की स्लाइड है, ये जो उन्होंने मुझे दी थी।
तो अकॉर्डिंग टू USA Academy, we have total number of flowering plant 2,50,000 on this mother earth. But the plant we can use for food, they are 20,000. And the plant being exploited for food by man, you can imagine 90% of our food comes from 20 plants only. और ये भी एक रीज़न है कि आजकल हम इतनी बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले हम डाइवर्सिटी यूज़ करते थे, लोग जंगलों से जाके या आसपास जो पौधे लगे होते थे उनको अपने खाने में शामिल करते थे, पर अब धीरे धीरे हमारी डाइवर्सिटी बिल्कुल गायब हो चुकी है. So we have to use this diversity in our country to make our agriculture sustainable. So this is the real scenario. तो ये तो हम सबको पता ही है कि what are the advantages of using wild food plants. आज की डेट में तो मैं बोलूँ सबसे पहले तो वो एक डेलीकेसी की तरह काम करते हैं और हमें एक फ्रेश और यूनिक टेस्ट देते हैं अपार्ट फ्रॉम द रिच मेडिसिनल एंड न्यूट्रिटिव वैल्यू दे हैं. ये मैंने खुद एक कैटेगराइज किया है वाइल्ड फूड प्लांट्स को, जितना भी मैं काम कर रही हूँ फोकस्ड होकर वाइल्ड फूड प्लांट्स पे. तो 3 कैटेगरीज मैंने मेंशन की हैं. हालांकि सर की फील्ड थी वाइल्ड फ्रूट्स, जिस पर उन्होंने बहुत काम किया. उन्होंने मेरी फील्ड चूज़ की थी वाइल्ड वेजिटेबल. पर मैंने जब काम किया तो मुझे लगा कि सो मेनी प्लांट्स आर देयर विच कैन बी टेकन एज अ सप्लीमेंट, मीन्स दैट दे हैव देयर मेडिसिन. हिस्ट्री सो लॉन्ग, तो फिर कभी बात करेंगे. तो मैं समझ सकती हूँ कि आज हम किसी और मकसद से यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं टू वर्क ऑन द वाइल्ड फूड प्लांट्स. तो ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो भी इस फील्ड से जुड़े हैं कि हम इस काम को आगे तक ले जाएं, लोगों को अवेयर करें, सोसाइटी के साथ कम्युनिकेट होकर अपनी रिसर्च फील्ड को आगे बढ़ाएं, ताकि सर जो उनकी जो थी डायरेक्शन थी और उनकी जो इंस्पिरेशन थी उसको हम ट्रू सही मायने में हम उनको सार्थक कर सकें. इसी के साथ मैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ, क्योंकि सर मेरे लिए मेरे फादर फिगर की तरह थे. एक रियल गुरु की तरह उन्होंने मुझे पॉलिश किया, मेरा पूरा पोटेंशियल बाहर निकाला. तो एज हिज डॉटर, वैसे भी दीप्ति दीदी ने बोला है कि यू आर गोइंग देयर एज माई रिप्रेजेंटेटिव. तो सर भी ये कहते थे कि ये मेरी तीसरी बेटी है. तो मैं उन सब की तरफ से सरदार पटेल यूनिवर्सिटी का और जो ओल्ड स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हैं उन सब का शुक्रिया करना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने सर के लिए ये प्रोग्राम रखा और उसके साथ मुझे भी मौका दिया कि मैं आप सबके साथ सर की जो बातें हैं वो शेयर कर सकूँ या अपनी बातें रख सकूँ. थैंक यू.